नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 प्रश्न। सबसे पहली बात, क्या फ्री राशन और किसान सम्मान निधि चुनावी रिश्वत थी? दूसरा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने लांघी लक्ष्मण रेखा? तीसरा, कौन जिम्मेदार है अकर्मण्य पुलिस अधिकारी को डीजीपी बनवाने के लिए? इन तीनों प्रश्न पे हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक हमेशा की तरह एक अपील, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होगी, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार में भी हमारी कुछ आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, जिससे हमें चैनल को चलाने में सुविधा रहेगी। उसके डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग, क्या फ्री राशन और किसान सम्मान निधि चुनावी रिश्वत थी? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसान सम्मान निधि, अगर आपको याद हो तो दिसंबर 2018 में लोकसभा 2019 के चुनाव से पहले आई, और ये माना गया कि किसानों के खाते में सीधे कुछ पैसा जाएगा, और उस समय ये था कि ये मास्टर स्ट्रोक है और इससे बिल्कुल मामला बन जाएगा। और ऐसा हुआ भी। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, बहुत से सर्वे और हुआ है कि किसान को पैसा डायरेक्ट जाने लगा। अब एक नया वो आया है जिससे थोड़ी हलचल मच गई है। 2 चीज़ें हुई हैं, एक तो किसान सम्मान निधि और एक राशन कार्ड। 2 करोड़ 25 लाख किसानों को, ऐसा जो अभी फिगर सरकार ने रिलीज़ किए, उत्तर प्रदेश सरकार ने, को एक बार ये लाभ ज़रूर मिला है। ये 2-2 हज़ार करके साल में 3 बार मिलना था, 6,000 कुल, लेकिन कम से कम 2 करोड़ 25 लाख किसानों को ये एक बार ज़रूर मिला है। इनमें से जो सरकारी आंकड़ा कहता है वो ये कहता है कि 53% लोगों का EKYC हो गया है, नो योर कस्टमर। अब ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर हो चुका है। अब सरकार की तरफ से आदेश आया है भाई 31 मई तक सब EKYC हो जाए। मतलब आज हम लोग 13-14 तारीख में बैठे हुए हैं, 12-13 तारीख में, अगले 16-17 दिन में बाकी 47% का KYC कराने की बात है। ये भी इस फिगर सरकार की तरफ से कल दी गई कि 6 करोड़ 18 हज़ार किसानों की आधार संख्या गलत दर्ज थी, और जब तक ये आधार संख्या ठीक नहीं हो जाती, या तो किसान कराए या जो भी सक्षम अधिकारी है वो कराए, तब तक उनको अगली किस्त नहीं दी जाएगी। सरकार का ये कहना है कि अब तक जांच व सत्यापन के बाद 3,15,010, बिल्कुल स्पेसिफिक बोल रहे हैं, 3,15,010 लोग अपात्र पाए गए हैं। और सरकार ये भी कह रही है कि अब हम एक सत्यापन कर रहे हैं हर एक का, कि कौन पात्र है कौन अपात्र, और वो 30 जून तक कंप्लीट हो जाएगा। सरकार कह रही है कि वो अपने आप स्वेच्छा से आप ये पैसा वापस कर दीजिए अगर आप इसके पात्र नहीं हैं, और नहीं तो क्योंकि कारण ये है कि इसमें से ऐसा भी कहा जा रहा है कि इन करीब 2.5 करोड़ से ऊपर का इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाला है कि एक लंबी संख्या है, और जो भी इनकम टैक्स दे रहा है, जिसकी भी ज़्यादा इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, वो इसका पात्र नहीं है। अब सरकार कह रही है कि हम तो इससे पैसा वापस तुमसे लेंगे जो मैंने पैसा दिया था। 2-3 मोटी बातें हैं। मैं भी किसान हूँ, मैं मतलब अगर उस तरह से कहिए तो मैं बड़ा किसान हूँ माना जाएगा, जो ये उससे है। तो क्या मेरे यहाँ पानी नहीं आता है, लगता है खेती के समय? क्या मुझे बीजने की ज़रूरत नहीं होती है? क्या मुझे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है? क्योंकि आप एंड प्रोडक्ट को देखिए तो धान तो मैं भी उगाता हूँ। हाँ, ये ज़रूर एक डिबेट हो सकती है कि मैं जब धान उगाता हूँ तो कुछ अपने लिए रखता हूँ और कुछ बेच देता हूँ, लेकिन जो छोटा किसान है वो जब धान उगाता है तो वो धान या गेहूं या कुछ भी तो वो अपने कंजम्पशन के लिए करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपने वो सम्मान निधि दे दी है, और अगर आज आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, कि आप उसकी कोई नॉर्म चेंज करना चाह रहे हैं कि नहीं भाई अब ऐसे नहीं ऐसे मिलेगा, जैसे अभी हुआ ना कि रेलवे ने कहा कि अब हम आपको बेडरोल किसमें 3rd AC में नहीं देंगे तो इसमें देंगे, उसमें नहीं देंगे। आप कुछ भी चेंज करना चाह रहे हैं तो आप रेट्रोस्पेक्ट से क्यों कर रहे हैं? आप आज से चेंज करिए ना कि भाई ये है, अब इन लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक बात है। हाँ, अगर वो मान लीजिए किसी भी कारण से वो किसान नहीं थे तो बिल्कुल उनके ऊपर मुकदमा चलाइए। लेकिन अगर किसान थे, किसी का कुछ कम पात्रता थी, नहीं पात्रता थी, आप भी उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे, आपने भी उसको वो किया था। क्योंकि एक चीज़ समझनी होगी, आपने नोटबंदी कर दी और आपने क्या कहा था कि 40 दिन के अंदर कि 2 महीने के अंदर अगर मैं नहीं कर पाया तो चौराहे पे आपके साथ क्या क्या करने को आपने कहा था, तो हुआ तो नहीं। तो कोई चौराहे पे आपके साथ कुछ हुआ? ये तो किसान सम्मान निधि कोई किसानों की मांग नहीं थी,
ये सबको पता है कि आप जब इसको लेके आए बेसिकली आप इसलिए लेके आए क्योंकि आपको इलेक्शन का समय था। और अगर वो किसान के अलावा किसी ने जाल बट्टा करके बिना किसान हुए अगर ले लिया तो उसके साथ करें, लेकिन किसान वो था, अपात्र नहीं था, अरे भाई अब आगे से कर दो। 3 लाख किसान है, आप खुद ही कह रहे हैं 2 करोड़ 25 लाख हैं, उसका 1% करीब मान लीजिए वो चला गया है। आपके यहाँ आपको सुविधा शुल्क का अंदाज है कि नहीं आपको? तो सुविधा शुल्क ही आप सोचिए। लेकिन ये गैर वाजिब बात है। उसी तरह से राशन कार्ड की भी बात हो रही है। राशन कार्ड में तो और मतलब इसको कहते हैं गजब की बात है। मुनादी ढक 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 जो मुनादी होती है वो करवाई जा रही है, और उसमें कहा जा रहा है कि अगर किसी के पास ट्रैक्टर हो, 5 एकड़ ज़मीन हो, सरकारी नौकरी हो या कार हो, वो किसान वो अनाज जो फ्री राशन बटा था कोविड के दौरान वो उसका पात्र नहीं है। हालांकि कुछ लोग, मैंने अभी क्योंकि वो डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में नहीं लगा है, लेकिन जैसा मेरे साथियों ने बताया कि इवन अगर मोटरसाइकिल भी घर में हो तब भी वो पात्र नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। अब वसूली कैसे? अभी कहा जा रहा है कि नहीं आप इसको अपने आप या तो पैसा वापस कर दीजिए जो ये वो मिला है। गेहूँ 24 रुपये किलो के हिसाब से, चावल 32 रुपये किलो के हिसाब से, चना बाजार भाव, तेल और नमक बाजार भाव। एक तरफ तो आप कह रहे थे कि नमक मेरा खाया है, याद है ना, नमक खिला के और वोट की बात याद दिलाई जा रही थी। तो अगर मान लीजिए नमक खा लिया तो अब क्या करेंगे? और वो पात्र नहीं था तो क्या नमक उगलेगा कि उल्टी कर दे? क्या करे आदमी? मेरे कुछ 1-2 मैं वेजिटेरियन हूँ, 1-2 वेजिटेरियन हमारे साथी हैं जो कभी जीवन में इस तरह के इंसिडेंट्स हैं कि वो गलती से उनके प्लेट में कुछ ऐसा आ गया जो मांसाहारी था तो वो उल्टी फुल्टी किए थे, लेकिन वो उल्टी वेस्ट हुई थी। यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हैं? अरे भाई अगर राशन तो आपने दिया, उस जो घोटाला हुआ वो घोटालेबाज, अरे तो घोटाला करने वाले तो वो जो राशन लेके जा रहा है वो घोटालेबाज नहीं, वो तो घोटाले की अंतिम सीढ़ी होता है। घोटाला तो आपके अधिकारियों ने किया है। घोटाला तो वो जो IAS अधिकारी हैं जिनके यहाँ से 50-60 करोड़ कैश पकड़ा जा रहा है और किस किस मंत्री के साथ उनकी फोटो दिखाई दे रही है, घोटाला तो वो लोग कर रहे हैं। तो घोटालेबाज अपने लोगों को ठीक करिए ना, 2-4 लोगों को गिरफ्तार करिए, 2-4 मंत्री, 2-4 अधिकारी को गिरफ्तार। जिसको 5 किलो गेहूं दे रहे हैं उससे कह रहे हैं वसूल वापस दो। अरे भाई ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये सोना चांदी के रख लिया गया। गेहूं जो चावल तो खा के चट हो गया होगा, अब नहीं हम उसको वसूलेंगे। असल में दिक्कत क्या है कि ये जो खतरा है ये टारगेट किए जाएंगे। फिर लोग टारगेट वो किए जाएंगे जो आपके बात से बहुत एकमत नहीं है, वो टारगेट होंगे, उनके साथ आप ये सब करेंगे वसूली। और नहीं भाई ये कौन सी बात है? राशन फ्री डिस्ट्रीब्यूट हुआ कोरोना काल में, हो सकता है मुझे भी दिक्कत रही हो, तो क्या अगर मुझे दिक्कत थी तो मुझे थोड़ी देर के लिए ये तो राशन मिला नहीं था, लेकिन मेरे हिसाब से तो राशन सबको मिलना चाहिए था, सिर्फ इनको नहीं। अब बात हम लोग जरा कर लें, कल हमारे देश के जो विधि मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने कहा, अच्छा ये उनका आया कि इस देश में जो स्टेट की चलाने वाली संस्थाएं हैं वो अपना लक्ष्मण रेखा न लांघें। और ये जो बैकग्राउंड था, वो जिस बैकग्राउंड में ये दे रहे थे, वो बैकग्राउंड ये था कि सेडिशन वाला लॉ जो था उसको काफ़ी दिन तक सुना था, और उस बेंच ने जब कुछ पक्की बात, ठोस बात नहीं आ रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उसने इस लॉ को स्टे कर दे दिया। और उन्होंने ये भी कर दिया कि जो अभी एग्जिस्टिंग लॉ हुआ है उसको भी, उस पर भी स्टे हो गया। नो फ्रेश FIR ये भी उन्होंने कर दिया। और इस चीज़ में जो मानस है बीजेपी का वो भी समझने वाला है। इसके पहले के जो विधि मंत्री थे रविशंकर जी, उनका बार बार ये कहना था, वो एक ऑफिशियल स्टैंड लिए हुए हैं कि सेडिशन लॉ रेलेवेंट है, क्योंकि इसका कंट्री की सिक्योरिटी के कारण, ये उसको हर चीज़ को राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रद्रोह उससे जोड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ नहीं है, जहाँ से हमने ये लिया ना UK जिस लॉ, वहाँ पे भी ये ख़त्म किया जा चुका है, लेकिन हमारे यहाँ इसको हम करेंगे। अब किरण रिजिजू जी कहते हैं कि आप, मतलब उनका बेसिकली इशारा तो न्यायपालिका की तरफ था कि भाई आप हमारी रिस्पेक्ट करें तो हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने लिखा इंटेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात कोर्ट को बताई जा चुकी है। तो मुझे फिर बार ये लगता है कि भाई प्रधानमंत्री तो हमारे बहुत सी बातें कहते रहते हैं, कितनी बात कोर्ट को बताई, कितनी बात जनता को बताई, किसको माने किसको ना माने। वो ये किरण रिजिजू साहब ये भी कह रहे हैं कि भाई जो कोर्ट है
मतलब जो न्यायपालिका है वो सरकार और विधायिका का सम्मान करे, और जब जिससे वो कह रहे हैं जिसके कारण जो सरकार है वो न्यायपालिका का सम्मान करेगी। तो ये मतलब एक दूसरे, अच्छा विधायिका का काम ही न्यायपालिका का यह है कि विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर अगर कुछ गलत हो रहा है तो लगाम रखने का, देखने का कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, आदर का नहीं है। ये रिलेशनशिप को, या तो जो मैं समझाऊं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, कार्यपालिका अपना काम करेगी, विधायिका अपना काम करेगी, और अगर कोई बात कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर से हो रही होगी तो वो इंडिकेट करेंगे न्यायपालिका, तो उनके अच्छे रिलेशन कभी नहीं होंगे अगर वो ठीक से काम कर रहे हैं। तो अगर वो आगे की पोस्ट रिटायरमेंट कुछ नहीं चाह रहे हो तो किसी भी जज का जो इस तरह की बातें आएंगी जहां कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आएगा उसका बहुत अच्छा नहीं रहेगा। और ये भी किरण रिजिजू ने कहा कि कोर्ट को टू स्टे अवे फ्रॉम दीज इश्यूज, ये तो इन्होंने बार बार अपने उसमें भी कहा था, प्ली में भी कहा है। देखिए इसके सबके बीच जो असली बात है वो समझ लीजिए क्या है। एक आदमी जिससे इनको दिक्कत होती है उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी पप्पू हैं, जाते हैं, किसी लायक नहीं हैं, ये भी सीट हार जाएंगे, यूपी से भाग गए, सब कुछ है। तो भाई राहुल गांधी अगर कोई ट्वीट करते हैं तो उसको तुम क्यों इग्नोर कर दो? जब उनका कोई है ही नहीं उनका, तो उनसे क्या मतलब है? दिक्कत क्या हुई कि कल राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और उनका ट्वीट यह था कि स्पीकिंग द ट्रूथ इज पैट्रियोटिज्म नॉट ट्रीजन। सच बोलना राष्ट्रभक्ति है, देशद्रोह नहीं। दूसरा उन्होंने कहा उसी ट्वीट, क्रशिंग द ट्रूथ इज एरोगेंस टुवर्ड्स द नेशन। तो ये कहां कह रहे थे, क्या कह रहे थे? अब इस पे असली गुस्सा रिजिजू जी का यहां पे था। उन्होंने मालूम नहीं कहां का वो राहुल गांधी को कहा कि ये किया वो किया, और उन्होंने इंदिरा गांधी को भी लपेटा है। उन्होंने कहा कि फ्री स्पीच को दबाने का अगर इमरजेंसी में वो क्या इंदिरा, उसका गोल्ड मेडल उनका मिलना चाहिए। तो इसका मतलब गोल्ड मेडल मिलना चाहिए तो कोई दावेदार और है गोल्ड मेडल का ना, तो जरा वो दावेदार कौन है ये भी तो रिजिजू जी बता देते। क्योंकि जब वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि नहीं इसका गोल्ड मेडल इनको मिलना चाहिए, तो कोई रजत पदक और कांस्य पदक वाला भी होगा। तो रिजिजू जी जरा ये बता दीजिए कि इसका सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल किसको दे रहे हैं, क्योंकि जो सिल्वर मेडलिस्ट है वही तो कंटेंशन में होगा। अच्छा, इंदिरा गांधी तो मर चुकी हैं, अब तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं हो सकती, तो जो कोई करंट रिकॉर्ड होल्डर होगा ना, जो सेकंड थर्ड पोजीशन पे होगा, वही इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, इसका गोल्ड मेडल। थोड़ा इसको भी स्पष्ट कर देते तो आसानी रहती। एक अंतिम बात मैं करके इसको खत्म करूंगा। कौन जिम्मेदार है अकर्मण्य पुलिस अधिकारी के डीजीपी बनने के लिए? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल एक अजीब सा चीज हुई, मेरे लिए बहुत अजीब सी चीज। उत्तर प्रदेश के डीजीपी पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल जी को करीब 10 से 11 महीने की नौकरी, मतलब 10 से 11 महीने के उस पद पर रहने के बाद उस पद से हटाया गया। और जो हटाया गया तो जो उसके साथ कहा गया और जो सब जगह घूम रहा है, आज पेपरों में भी जो निकला है, हर पेपर में है, पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को शासकीय कार्यों की अवहेलना करने, विभागीय कार्यों में रुचि न लेने एवं अकर्मण्यता चलते डीजीपी पद से मुक्त करते हुए डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर भेजा गया। पहली चीज तो यह है कि एक 11 महीने तक आपने एक अकर्मण्य, अकुशल, मतलब इस तरह के व्यक्ति को रखा जो विभागीय कार्यों में रुचि न लेना। इस आदमी को आप 11 महीने तक रख के आप सरकार चलाते हैं, आप कहते हैं मेरा एडमिनिस्ट्रेशन नंबर 1, उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन पूरे, आप कहते हैं कि इंडिया ही नहीं बाहर से लोग देखने आ रहे हैं कि मेरा एडमिनिस्ट्रेशन, और वहाँ 11 महीने आप एक अकर्मण्य व्यक्ति को डीजीपी की पोस्ट पर रखे हुए हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये तो देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, क्या नागरिक सुरक्षा अकर्मण्य व्यक्तियों की जगह है? भाई मेरे हिसाब से तो वो एक सरकार का इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, उसमें एफिशिएंट और अच्छे लोग बैठने चाहिए, उसमें जो कार्यों में रुचि न लें ऐसे लोगों को नहीं भेजना चाहिए। तो इनको छुट्टी पे भेज देते। एक भाई, अब मुझे आईपीएस का नहीं मालूम, इंस्पेक्टर को तो लाइन हाजिर कर दिया जाता है, लाइन में भेज दिया जाता है। इन लोगों का क्या होता है मुझे नहीं मालूम, मतलब कहीं से अटैच कर दिए होते हैं किसी भी जगह, लेकिन इनको एक दूसरे डिपार्टमेंट में, जिसको आप खुद कह रहे हैं इस व्यक्ति के बारे में, उसको एक दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना तो बिल्कुल ही गैर वाजिब बात है। और चलते चलते एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, क्योंकि वो जो फ्री राशन और इन सब का है, अगर ये घोटाला है जैसा लोग कह रहे हैं, तो इस घोटाले का जो सबसे बड़ा घोटालेबाज है वो रिसीवर नहीं होगा, वो कोई ना कोई जो जिसने दिया या जो देने की प्रक्रिया में रहा वो ही होगा। कभी भी वो
5 किलो किसान लेने वाला इस घोटालेबाज की श्रेणी में कम से कम मेरी डेफिनेशन में तो नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।